नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, जब भी हम यूएई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होगी, वहाँ सुंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, कार होंगे, अच्छी बसें होगी, यहाँ तक कि बहुत सुंदर घूमने की जगह भी होगी। एक दौर था जब यूएई में रेगिस्तान के बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में उस रेगिस्तान के मैदानों को आसमान को चूमती हुई इमारतों में तब्दील कर दिया गया है। और इन सब के पीछे यूएई की बहुत ही यहाँ पर मेहनत रही और सालों की उनकी तपस्या जो यहाँ पर साकार हुई। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल में देखा जाए तो यूएई और भारत के बीच की जो रिश्ते हैं, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी बन चुकी है। और इस बॉन्डिंग के कारण कई इस्लामिक राष्ट्र ऐसे भी हैं शायद इनको ये चीज़ें पसंद ना भी हो। और ख़ासकर जब मैं कुछ और कंट्रीज़ की बात करूँ तो मेरे पड़ोसी जो देश हैं, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि यूएई और भारत के बीच के रिश्ते इतने मधुर कैसे हैं। और 2014 के बाद से जब मोदी सरकार आई, उसके बाद से यूएई और भारत के बीच के रिश्ते बहुत सुंदर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूएई और उनके इतिहास के बारे में। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूएई के साथ भारत के रिश्ते किस तरीके से अच्छे होते हुए चले जा रहे हैं और दोनों के बीच में व्यापार को लेकर कितनी बड़ी उछाल यहाँ पर देखा जा रहा है। एक बात और भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो राजनीति भी है कि यूएई और भारत के रिश्ते के बीच जो राजनीति पैदा हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो राजनीति में जो दखल है, बाकी देशों को कितनी इससे मिर्ची लगी हुई है, इन चीज़ों को भी आज के इस वीडियो पे बात करूँगा। तो जल्द से जल्द मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, जब भी हम यूएई की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ पता है कि पूरे विश्व में इस्लाम धर्म को मानने वाले कई राष्ट्र हैं। तो उन राष्ट्रों का एक समूह है, उस समूह के अंदर यूएई एक महत्वपूर्ण स्थान को अदा करता है। यानी देखा जाए तो यूएई इस्लामिक राष्ट्रों का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है और वो एशिया के मिडिल ईस्ट में स्थित है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आप मैप में आपको ये पता चलेगा कि यूएई उस एरिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वैसे कहा जाता है कि भारत और यूएई के बीच के रिश्ते आज से 3000 साल पहले के हैं, क्योंकि उस टाइम पे यूएई के आसपास जितने छोटे छोटे द्वीप होते थे, वहाँ के लोग जो अपने व्यापार और राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए भारत की ओर आते थे, सिंध नदी को पार करके। फिर बड़ी मात्रा से यहाँ से सोना, मसाले और भी जो सामान होते थे वो यहाँ से लेके जाते थे और अपने उन द्वीपों पर व्यापार करते थे। लेकिन 1873 से लेकर 1947 तक जब यूएई में ब्रिटिश का शासन रहा, तो ब्रिटिश के शासन काल पे सारे फैसले भारत में रहकर लिए जाते थे, क्योंकि उस टाइम भारत में ब्रिटिश का राज था और सारे फैसले भारत में रहकर लेना उनको बड़े आसानी से काम लगता था। बट 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेज़ों का शासन यहाँ से कम हो गया, यानी ख़त्म हो गया। उसके बाद यूएई में जो शासन था तब भी अंग्रेज़ों का ही था। तो वो शासन में जितने फैसले होते थे वो लंदन में रहकर ही लिए करते थे। बट फाइनली 2 दिसंबर 1971 में यूएई को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा मिला और यूएई विश्व पटल पर अपने अस्तित्व आया। और वहाँ के जितने छोटे छोटे द्वीप थे, खास करके अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अल खैमा, अल कुवैन, फजराही, अजमान, इन सबको मिलाकर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया गया और जिसका नाम पड़ा संयुक्त अरब अमीरत। जब 7 राज्यों को मिलाकर संयुक्त अरब अमीरत बनाया गया तो उसके बाद ये फैसला लिया गया कि संयुक्त अरब अमीरत इस्लाम धर्म को मानेगा, यानी इस्लामिक राष्ट्र के तौर पे विश्व के पटल पर जाना जाएगा। अगर इस्लामिक राष्ट्र है तो उसके हिसाब से इनकी जो भाषा होनी चाहिए वो अरबी भाषा होनी चाहिए। अमीरत का मतलब अरबी भाषा में होता है राज्य या रियासत। यूएई बनाने के बाद ये भी डिसाइड किया गया कि सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा नगर कौन सा होना चाहिए। तो वहाँ के संस्थापक जो फाउंडर है उन्होंने डिसाइड किया कि यूएई का सबसे बड़ा जो राज्य होगा वो दुबई होगा। फिलहाल एक नए आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं वहाँ की टोटल पॉपुलेशन, तो वहाँ की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 90 लाख है, जिनमें से बहुत सारे लोग प्रवासी हैं। अगर भारतीय प्रवासी की बात की जाए तो लगभग 90 लाख में 2/3 लोग यहाँ पर जो भारतीय प्रवासी है। तो सीधा सीधा आंकड़ा जो निकल के आता है वो 30 लाख के आसपास के जो लोग हैं वो भारतीय हैं। उसमें से भी 40% लोग केरला से हैं। यानी बहुत सारे लोग जब अपने जो जितनी इनकम वहाँ करते हैं, जब वो भारतवर्ष की ओर भेजते हैं तो उनमें से केरला के लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा मानी जा सकती है। फिलहाल एक जो जानकारी ये भी है कि वहाँ पर अरबी भाषा सबसे पहले है, उसके बाद अंग्रेजी भाषा है और कई भारतीय रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो
तीसरे नंबर की जो लैंग्वेज है वो है आपकी हिंदी। यानी हिंदी को वहाँ पे लोकल लैंग्वेज के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय रहते हैं तो अमूमन बोलचाल की भाषा में वो हिंदी का प्रयोग करते हैं। और कई बार तो ये भी माना गया कि बहुत सारे जो वहाँ पे जो अदालत होते हैं वहाँ पे हिंदी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो नागरिक होते हैं उनको जब वहाँ पे न्याय के लिए किसी प्रकार की समस्या ना हो तो वहाँ पे हिंदी का प्रयोग इसलिए प्रचुर मात्रा में किया जाता है। साथ में बंगला का भी काफ़ी मात्रा में प्रयोग होता है, मलयालम का भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यूएई को बनाने के लिए उनके जो पहले जो प्रेसिडेंट, जिसे हम फाउंडर भी कहते हैं, शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने कठिन परिश्रम, वर्षों की मेहनत के साथ यूएई को ऐसा बनाया कि आज विश्व के कई सारी कंपनियां यूएई में जाती अपने ऑफिस वहां खोलने की वहां पर चेष्टा करते हैं, क्योंकि वहां जो बुर्ज खलीफा बना हुआ है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और दुनिया की बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑफिस उस बिल्डिंग में विराजमान है। फिलहाल यूएई भारत में बड़े निवेश की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूएई को एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि धीरे धीरे वो अपनी ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करके दूसरे नई चीज़ों पे हाथ आजमाना चाहती है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी पे हाथ आजमाना चाहते हैं, एजुकेशन में, मेडिकल लाइन पे, ताकि उनकी जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो बढ़ते रहे और किसी प्रकार से डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। 2017 में जब यूएई के प्रिंस 68 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे भारत आए थे, तब उन्होंने भारत और यूएई के बीच में व्यापार को लेकर बहुत जोर दिया था और कहा था कि भारत में निवेश की बहुत बड़ी संभावना तलाश रहे हैं। और यूएई भारत में बड़े निवेश की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि भारत के लिए यूएई दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत से लगभग बहुत सारी चीज़ें, सीमेंट हो, मसाला हो, टेक्नोलॉजी के सामान हो, मेडिकल के किट हो, बहुत सारी चीज़ें हर साल दुबई में भेजा जाता है, जिस कारण दुबई और भारत के बीच में जो व्यापारिक साझेदारी है वो लगभग 85 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। इतने बड़े लेवल पे जो व्यापार यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे दुबई में व्यापार के बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। भारत से ऑटोमोबाइल हो, इंजीनियरिंग हो, एजुकेशन की हो, मेडिकल लाइन हो, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो दुबई में अपना काम करती है। इवन दुबई से भी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आकर अपना बिजनेस कर रही हैं और यहाँ पे अच्छे खासे लेवल पर निवेश कर रही है, ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापार बहुत अच्छा हो, धीरे धीरे डेवलपमेंट भी इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ फैलता हुआ चला जाए। दोस्तों अब मुझे लगता है कि यूएई और भारत के बीच के पॉलिटिकल लीडरशिप में भी बात करनी चाहिए, और खासकर दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल एंगल है बहुत अच्छे बनते हुए जा रहे हैं और कई मामलों में ये देखा गया कि यूएई भारत का सपोर्ट करते हैं। खैर 2014 के बाद से जब देश में मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने यूएई का दौरा किया, और ये दौरा मोदी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लगभग 34 सालों के बाद यूएई के लिए कोई राजकीय यात्रा भारत से तैयार की गई थी। उसके बाद लगभग भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई के 7वीं बार यहाँ पर दौरा किया, और खासकर जब रिसेंटली उन्होंने अबू धाबी में दौरा किया तो वहाँ पर एक बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के बाद से जो हमारे पड़ोसी राज्य खास करके पाकिस्तान और जो चीन है, इनमें बड़ी खलचली मच गई कि आखिर किस तरीके से यूएई के अबू धाबी में इतने बड़े विशाल मंदिर का उद्घाटन किया, यानी एक इस्लामिक राष्ट्र में इतने बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कैसे हो सकता है। और खासकर जब वहाँ पर कई सारे जो वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो शेख है, वो भी इस मंदिर में पार्टिसिपेट कर रहे, वहाँ पे आ रहे, बैठ रहे, किस तरीके से मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सारी प्रक्रिया को बड़ी बारीकी से यहाँ से देखा जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखकर जो बहुत सारे मुस्लिम देश हो सकते हैं जो भारत से हेट करने की कोशिश करते हैं, खासकर तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इन देशों में बहुत खलबली मची हुई है और अंदर ही अंदर ये बहुत जलन की भावना को लेकर तैयार है कि किस तरीके से यूएई और भारत के रिश्ते जो है बहुत मधुर यहाँ पर होते जा रहे हैं। दोस्तों एक टाइम तक जब भारत में श्री राम मंदिर को लेकर कहा जाता था कि अगर राम मंदिर बनेगा या उस पर कोई विचार आएगा तो हो सकता है कि गल्फ कंट्री में से हमें तेल मिलना बंद हो जाए। बहुत सारी बातें जो हमने इन चीज़ों को सुना है, शायद आप में से बहुत लोगों ने इन बातों को सुना भी है, और कई सारे डिबेट में बहुत सारे जो स्पोकन पर्सन होते हैं एक दूसरे के पार्टियों के, वो इन चीज़ों बातों को अमूमन बोलना ज़्यादा पसंद करता है। हो सकता है कि उनकी टीआरपी में इसमें फ़र्क पड़े या उनकी पब्लिसिटी में इन चीज़ों को लाके फ़र्क पड़े। लेकिन दोस्तों हालात क्या है, आप देख सकते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद जब विश्व के कई लोगों ने इसका स्वागत किया, बहुत लोगों ने अभिवादन किया, और एक टाइम ऐसा था कि ये कहा जाता था कि राम मंदिर बनने के बाद या इस पर फैसले आने के बाद अरब के जो कंट्रीज़ हैं वो हमें तेल देना बंद कर देंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण अपने पास सब अलग अलग है और हर देशों के अपने पॉलिटिकल एंगल होते हैं, वो किस देश को किस नज़रिए से देखते हैं ये तो उनके बिजनेस पर ही बात होती है या वहाँ के कितने वेलफेयर सोसाइटी पर ही काम होता है। दोस्तों यूएई और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आई होप आगे भी ऐसे रिश्ते बने रहेंगे, और ऐसे रिश्ते के साथ ही दोनों कंट्रीज़ जो है एक दूसरे के डेवलपमेंट में हिस्सेदारी लेगी, और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे इंडिया ने जो 2047 का जो डेवलपमेंट का जो लक्ष्य रखा है उसको पार
पाने के लिए यूएई एक अहम साझेदार के रूप में उभर कर सामने आएगा, क्योंकि यूएई में बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़े लेवल में पैसा इनकम भी करते हैं और बहुत सारे इनकम जो भारत में सेंड भी करते हैं। और यूएई को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो खासकर वो भारत सरकार सपोर्ट करने के लिए हमेशा उनको तैयार रहती है। खैर दोस्तों, आगे देखते हैं कि अब राजनीतिक दृष्टिकोण कैसी होती है, लोगों की भावनाएं कैसी होती है और हमारे जो दो पड़ोसी कंट्री हैं पाकिस्तान और चाइना, वो किस नज़रिया से आगे बढ़ते हैं और उनकी कोशिश क्या होती है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से नीचे किया जाए। फिलहाल ये संभव दिखता नहीं है, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल एंगल से और लीडरशिप से बहुत आगे बढ़ चुका है। आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आए पे अपने कॉमेंट्स जरूर दें, क्योंकि कॉमेंट्स देने पर हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को कितना वॉच करते हैं। और कॉमेंट्स के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे एक और नई वीडियो के साथ। सभी को थैंक यू। जय हिंद।